यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला के वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बॉस, हरियाणा महाराष्ट्र की बड़ी जीत ने राहुल गांधी को किनारे लगा दिया था। दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल सन्नाटे में। और अब सवाल यह है कि क्या मोदी शाह का नेक्स्ट टारगेट बंगाल है और क्या अब ममता बनर्जी का सिंहासन हिलने वाला है। दरअसल पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत बंगाल में थे। बंगाल में उनका 10 दिन का प्रवास था। मोहन भागवत ने बर्दवान में रैली भी की। 16 फरवरी को बर्दवान में होने वाली संघ प्रमुख की रैली में अड़ंगा लगाने की कोशिश का आरोप बंगाल पुलिस पर लगा। मामला कोलकाता हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने रैली की इजाजत दी, तब जाकर रैली। यहीं से सवाल उठा कि आखिर संघ की शक्ति से दीदी को दिक्कत क्यों हो रही है। क्या इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी समझ गई हैं कि मोदी शाह और आरएसएस की तिकड़ी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जो खेला कर चुकी है, अब वही बंगाल में करने का प्लान कर रही है। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है। उसके कारण भारतवर्ष एक है। एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को पूछ रहा है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেল। ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी मोदी। हरियाणा में जय, महाराष्ट्र की विजय और दिल्ली की महाविजय के बाद संघ का अगला फोकस क्या बंगाल है? ममता दीदी के 15 साल के शासन के सूर्य का अब संघ की रणनीति से क्या अवसान होगा? मनुष्य अगर परिस्थितियों का दास है तो बंगाल से बाहर की परिस्थितियां और बंगाल में भीतर की स्थितियां क्या कोई संकेत दे रही है? खासकर तब जब गठबंधन के तमाम पैतरों के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली हो, बीजेपी हरियाणा का दुर्ग बचाने में सफल रही हो और जब 15 साल पुरानी केजरीवाल की सत्ता खत्म हो चुकी। जोरदार तालियों के साथ मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि बंगाल में दीदी के सत्ता के जाने का गूढ़ सूत्र दिल्ली की इसी बदली हुई तस्वीर में छिपा है। दिल्ली का राजनीतिक अध्याय अगर बदला है तो बदलाव के इसी संकल्प की धमक कुछ दिनों पहले बंगाल में भी सुनाई दी है। दिल्ली की तरह बंगाल में भी संघ ने अपने सूत्र को आगे बढ़ा दिया है और ये सूत्र है हिंदू एकजुटता का। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है। उसके कारण भारतवर्ष एक है। उस बात को आज हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप हिंदुत्व बोल रहे हो, आप हिंदू हो। इस हिंदू समाज को संगठित करना है।
ममता को संघ का यही संकल्प कितना परेशान कर रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने आरएसएस की रैली को अनुमति नहीं दी। इस पर संघ ने कोलकाता हाईकोर्ट का रास्ता खटखटाया था, जिसने उन्हें रैली की इजाजत दी। ये बताता है कि दिल्ली का तख्त बीजेपी के हाथ में जाने और वहां संघ की भूमिका को देखने के बाद दीदी बंगाल में अपनी सत्ता पर आसन्न संकट को भांप चुकी है। क्योंकि बंगाल में फिलहाल बीजेपी को जीत की आस इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हिंदुत्व का मुद्दा है, लोकल नेताओं की मजबूत कतार है और सबसे अहम बात वो ये कि बंगाल में संघ भरपूर एक्टिव है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली चुनाव जीतने के बाद आरएसएस के फोकस पर पश्चिम बंगाल है। आने वाले साल में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक अहम दौरा हुआ है पश्चिम बंगाल में और ये दौरा था पूरे के पूरे 10 दिनों का। और इस दौरे के दौरान उन्होंने ये समझा दिया है कि किस तरह से नौजवानों पर, युवाओं को जो है फोकस रहेगा, उनको शामिल करना है। एज ग्रुप 14 से लेकर 40 तक जो है उन लोगों को टारगेट किया जाएगा और उनको जो है शामिल किया जाएगा और उनकी हिस्सेदारी जो है बढ़ाई जाएगी आरएसएस में। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 10 दिन बंगाल प्रवास था। इस दौरान उनके हिंदू एकजुटता के सूत्र ने राजनीतिक तौर पर एक बड़ी हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा दिखाते हुए बीजेपी के पक्ष में बन रहे गणित को भी समझा दिया। 2011 में जब ममता पहली बार सीएम बनी तो टीएमसी को कुल सीटें मिली थी 154 और वोट शेयर 40% पहुंच गया था। अगर इसकी 2011 के पहले के चुनावों से तुलना करें तो 2006 में टीएमसी के पास सिर्फ 30 सीटें थी। ठीक वैसे ही अगर बीजेपी के ग्राफ को देखें तो 2016 में उसके पास सिर्फ 3 सीटें थीं, जो 2021 में बढ़कर 77 हो गईं। वोट शेयर भी 38% हो गया। बीजेपी को बंगाल में उम्मीद आंकड़े के इसी ग्राफ, संघ और संगठन की मजबूती से है। वैसे भी माना यह जा रहा है कि बीते 15 सालों में ममता की राजनीति उतनी धारदार नहीं रही है जितनी हुआ करती थी। टीएमसी के भीतर की गुटबाजी भी ममता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। टीएमसी में भीतर की गुटबाजी को तो टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक न्यू नॉर्मल बता चुके हैं। वो कह चुके हैं कि हमारी जैसी बड़ी पार्टियों में गुटबाजी बहुत सामान्य है। दिल्ली में रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने की खबर और केजरीवाल की सत्ता का उतरा पोस्टर बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि दिल्ली में इंडी गठबंधन वाले उनके साथी केजरीवाल की सत्ता से बेदखली में एक बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने निभाई। तो क्या यही वजह है कि ममता दीदी आरएसएस को बंगाल से दूर रखना चाहती हैं? बर्दवान की सभा में संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा वो एक तरह से बंगाल की पॉलिटिक्स में सत्ता परिवर्तन का सूत्र बन सकता है, क्योंकि इसी सिद्ध सूत्र को महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक में आजमाया जा चुका है। यह एक संकेत भी है कि बंगाल में अब बदलाव को लेकर ग्रास रूट लेवल पर संघ काम शुरू कर चुका है। हिंदू एकजुटता का यह सूत्र 3 राज्यों में बंपर कामयाबी दिला चुका है। तो क्या अब बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां एक बड़ा गंभीर मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। इस बात को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदली है। कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी आरोप लगाती है कि सत्ता बनाए रखने के लिए घुसपैठियों को बसाया जाता रहा है। खास बात यह है कि ये वोट बैंक कभी लेफ्ट विंग का वोट बैंक हुआ करता था। बंगाल में हिंदू आबादी करीब 65% है, जबकि मुस्लिम आबादी 27% के आसपास है। मुस्लिम जनसंख्या के मामले में असम के बाद बंगाल दूसरे नंबर पर आता है। मोहन भागवत जिन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि 11 दिन बांग्ला में बिताया, तो काफी तो इससे हम लोग ये सोचना चाहिए कि बंगाल की पॉलिटिक्स
ओवरऑल जो बंगाल की पॉलिटिक्स है उसके लिए आरएसएस का एक दूसरा सोच है। महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, स्पेशली दिल्ली जो छीन लेना भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उसमें आरएसएस का एक बहुत सार्थक योगदान रहा भाजपा की कैंपेन में। बदलती डेमोग्राफी के आरोपों के बीच संघ की सक्रियता ममता के लिए एक बड़ी चुनौती तो हो सकती है। बंगाल में संघ के सक्रिय होने को महाराष्ट्र, हरियाणा और खासकर दिल्ली के नतीजों से जोड़कर देखना जरूरी है, क्योंकि संघ की भूमिका ने बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान की। बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी अब हिंदू आबादी से ज्यादा हो चुकी है। बीजेपी इस डेमोग्राफी चेंज के पीछे वजह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताती रही है। वो आरोप लगाती है कि पहले लेफ्ट और फिर ममता सरकार ने घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर बंगाल में बसाने और उन्हें अपना वोटर बनाने का काम किया। एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टीकरण हो रहा है, इतना तुष्टीकरण हो रहा है, इतना तुष्टीकरण रहा है। जो खड़ा है ना, इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर। बंगाल में संघ का एक्टिव होना क्या तुष्टीकरण के इन्हीं आरोपों को लोगों तक पहुंचा सकता है? और क्या संघ के इसी डोर टू डोर संवाद प्लान ने ममता को असहज कर दिया है? ममता की टेंशन ये है कि अगर बंगाल की 65% हिंदू आबादी अपनी अस्मिता वाली लाइन पर जागी तो फिर से सत्ता में वापसी का सपना चकनाचूर हो सकता है। हिंदू का संगठित होना बंगाल की राजनीति को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के इसी लक्ष्य को कार्यकर्ताओं को अगले 1 वर्ष के लिए तो सौंप ही दिया है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी, उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अपनी सत्ता के लगातार 3 टर्म में ममता ने अपने राज को 4 सूत्रों से अभेद्य बनाया। इसमें सबसे ऊपर रही है बंगाली अस्मिता, मां माटी मानुष का भावनात्मक नारा और भीतरी बाहरी का भेद। माना जाता है कि शुरू के 3 सूत्रों से ममता हिंदू वोट बैंक को अब तक बांटने में कामयाब रही हैं, जबकि एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक तो उनकी सत्ता शक्ति का ओपन सीक्रेट रहा है। तुष्टीकरण के अलावा इस वोट बैंक को संतुष्ट करने के चक्कर में रही सही कसर ममता बनर्जी ने प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जैसे अलंकारों को देकर पूरी कर दी। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, 1 কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা, আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন। ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। ये हिंदू के ऊपर आघात,
स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प पुतल दान करिए। अब सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। बीजेपी कहती है कि हिंदुओं की आस्था से दिक्कत ममता दीदी को शुरू से ही रही है। इसलिए रही है क्योंकि दूसरी तरफ का वोट बैंक इसी दिक्कत दृष्टि से संतुष्ट होकर टीएमसी की झोली में गिरता है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने पर प्रयागराज पहुंची पब्लिक ने ममता को जवाब दे दिया। बनर्जी तो बस उनका नाम ही ना लो तो ही अच्छा है। लालू यादव तो लालू यादव सभी को बताए। इसको आदत हो गई है विरोध करने की, वो तो विरोध करेंगे ही। को क्या कहेंगे जो विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई ये मृत्यु कुंभ है, कह रहे हैं कुंभ बेकार है। मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए। इतना क्राउड होने के बाद भी यहाँ पे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजनीति एक साइड करो, हिंदू सब जागो और सब नागरिक एक होके अपना संन्यास सनातन धर्म बनाओ। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? बिहार से, पटना से। आपको कह रही है अच्छा लगा, आप ही के राज्य के लालू जी कह रहे हैं बेकार है। नहीं नहीं, मोदी जी जिंदाबाद। आप जिंदाबाद। हम पुलिस से आए, महाराष्ट्र से आए हैं, स्नान भी हमारा अच्छे से हुआ, सब हो गया। बस ऐसे ही स्वर और हिंदू एकजुटता ममता की नींद हर लेती है। अगर यही एकजुटता बंगाल में हिंदू वोटर्स के बीच उतर गई तो 2026 में मुश्किल हो सकती है। ममता ये नहीं चाहती और संघ यही चाहता है। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष में बंगाल दुर्ग पर संघ के हिंदुओं के संगठित होने के सूत्र के साथ बीजेपी भगवा फहराना चाहती है। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। हिंदुओं की एकजुटता की बात बंगाल की जमीन पर पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल से ही आते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी के परामर्श से ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। लेकिन स्वाधीनता के बाद बंगाल में बढ़े वामपंथी प्रभाव ने संघ के असर को कम किया। लेकिन बीते 10 सालों में बंगाल के भीतर आरएसएस ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया है। युवाओं का झुकाव राष्ट्रवादी धारा और हिंदुत्व की तरफ बढ़ा है। आज कई क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या दोगुनी हो चुकी है। दक्षिण, मध्य और उत्तर बंगाल में संघ एक्टिव है। 2011 में पूरे बंगाल में संघ की 530 शाखाएं चलती थीं। आज सिर्फ दक्षिण बंगाल में संघ की 815 शाखाएं एक्टिव हैं। पूरे बंगाल में 3500 से ज्यादा संघ के कार्यकर्ता हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो शाखाएं हैं आरएसएस की, उनकी संख्या न सिर्फ बढ़ी है लेकिन दोगुनी भी हुई है। मूल तौर पे 3 हिस्सों में बटा हुआ है आरएसएस पश्चिम बंगाल में, क्योंकि दक्षिण बंगाल है एक हिस्सा, उत्तर बंगाल है और मध्य बंगाल है। लेकिन अगर दक्षिण बंगाल की ही बात करें तो अब तक जो है यहाँ पर 815 एक्टिव शाखाएं हैं, जहां पर हर रोज जितने भी एक्टिव सदस्य हैं आरएसएस के वो उसमें जाकर शामिल होते हैं। और अगर पूरे राज्य की बात करें तो अब तक जो है 3500 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं जो हर रोज शाखाओं में शामिल होते हैं। उसके बाद उनकी जो मंडली होती है उसमें भी वो शामिल होते हैं। लेकिन मोहन भागवत के इस दौरे के दौरान जो है ये साफ हो गया है कि आरएसएस का फोकस अब जो है पश्चिम बंगाल पर है। तो क्या ममता जमीन पर बदलती हवा का रुख समझ रही हैं? दिल्ली में पीएम मोदी के धुर विरोधी केजरीवाल की सत्ता से बेदखली के बाद ममता इंडी गठबंधन का वो चेहरा है जो सीधे पीएम मोदी और संघ के हिंदुत्व पर
तीखे हमले करती है। लोकसभा चुनाव में भले ही सीटों के हिसाब से बीजेपी को कोई खास सफलता बंगाल में न मिली हो, लेकिन अगर 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले वोट प्रतिशत को देखेंगे तो उसे ज्यादा नुकसान हुआ नहीं दिखता। 2019 में बीजेपी को 40% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 39% वोट मिले, यानी 1% कम। संघ लगातार बांग्लादेश के हालातों का जिक्र करते वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक चेतना बंगाल में खड़ी करना चाहता है। इस बंगाल में हिंदुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। इसके विरोध में सिर्फ स्वयंसेवक ही बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं। इसलिए किसी का व्यापार बंद होने वाला है। जिसके व्यापार बंद होने वाला है उसको लगता है जो संघ के विरोध करना चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी सब धर्म के समान रूप में सम्मान कर रहा है। सब लोग उनका धर्म पालन करने का अधिकार है। तो आई थिंक ये भाजपा लीडर्स एंड आरएसएस लीडर्स वो लोग पूरी तरह मिस इन्फॉर्म्ड है। इसीलिए उनको जो फोकस, उनका जो लाइन अप, उनका जो प्रोग्राम्स वो कोई काम पे नहीं होगा। तो क्या ममता जानती हैं कि संघ की बढ़ती सक्रियता को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता? एक तरफ ज्यादा झुकना कहीं दूसरे तरफ के लोगों में कोई गहरा असंतोष तो नहीं बना रहा? अगर संघ इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ तो बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। बीजेपी का पास रुपया लेके और वो कहते हैं कि मुस्लिम को वोट तोड़ देंगे। हम बोला तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम बीजेपी को लिए तुम मुस्लिम का वोट तोड़ देंगे। हम आइए आज वादा करें, पूरा देश भर फैसला कीजिए और जितना भी आपको आदमी बाहर में काम करते हैं और 24 का चुनाव में सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए। एक तरफ संघ की बढ़ती पैठ और दोगुनी होती शक्ति, दूसरी तरफ बीजेपी के स्थानीय नेताओं का सदन के भीतर और बाहर आक्रामक रुख ममता को बेचैन कर रहा है। ममता की 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी भले ही मुस्लिम वोटों को टीएमसी से दूर न करे, लेकिन इसके साथ हिंदू एकजुटता का संघ का मंत्र अगर काम किया तो हिंदू वोट टीएमसी की तरफ मोड़ना ममता के लिए मुश्किल हो सकता है। बस ऐसी ही स्थिति बीजेपी को 2026 को लेकर उम्मीदों से भरती है। चुनावों से पहले बंगाल में संघ एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अगले 1 साल तक संघ के स्वयंसेवकों को दोगुनी शक्ति से सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया है। जहां आरएसएस की स्थिति कमजोर है वहां पर और मजबूत होने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। संघ का फोकस हिंदू एकजुटता पर है। टीएमसी के लिए संघ की चुनौती इसलिए बड़ी होती दिख रही है क्योंकि बंगाल में पहले के मुकाबले बीजेपी लगातार मजबूत हुई है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 3 सीट से छलांग मारकर सीधे 77 पर पहुंच गई थी, यानी लगभग 25 गुना से ज्यादा का जंप। बीजेपी मानती है कि बंगाल में उसकी परफॉर्मेंस पिछली बार के आसपास भी रही तो बहुमत का 147 सीटों का आंकड़ा छूना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संघ की सक्रियता इस लक्ष्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में ठीक वैसी होगी जैसे दिल्ली में केजरीवाल के लिए थी। तो ऐसे में अगर 2026 में बंगाल में सत्ता पलट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ और भी है जो दीदी के लिए 2026 को लेकर कोई अच्छी खबर तो फिलहाल नहीं सुना रहा, और ये है टीएमसी के भीतर बुआ और भतीजे के बीच बढ़ती खींचतान। कहा यह जा रहा है कि ये खींचतान अब पार्टी के भीतर एक बड़ी दरार के रूप में बदल चुकी है। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस के बाद से टीएमसी के भीतर ममता और अभिषेक गुट शीत युद्ध के दौर में हैं।
जो बताते हैं कि टीएमसी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। ममता गुट अभिषेक गुट के बीच खींचतान मची हुई है। जनवरी में शांतनु सेन को पार्टी से निकाला गया। आरजी कर मामले में शांतनु ने बंगाल पुलिस पर सवाल उठाए थे। शांतनु अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी थे। कुछ कलाकारों के प्रोग्राम भी सरकार ने कैंसिल किए। इन कलाकारों ने भी आरजी कर मामले में ममता सरकार की आलोचना की थी। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी ममता के इस कदम से सहमत नहीं है। तो क्या ऐसे एक्शन रिफ्लेक्शन है कि ममता 2026 की जमीन पर टीएमसी को पस्त देख रही हैं? ममता पर बीजेपी के आरोप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण भर के नहीं है। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की तस्वीर भी चिंताजनक है। एनसीआरबी अपराध दर की गणना प्रति 1 लाख जनसंख्या के आधार पर दर्ज करता है और इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में प्रति 1 लाख महिलाओं ने 71.8 अपराध के मामले दर्ज करवाए। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में ये दर 58.6 है, जबकि बिहार में ये दर 33.5 थी। चुनावों के 1 साल पहले संघ का कमर कसकर बंगाल के मैदान में कूदना, टीएमसी के भीतर की खींचतान और बीते 10 सालों में बंगाल में तैयार हुई बीजेपी के संगठन और आक्रामक नेताओं की फौज। ममता बनर्जी के लिए ट्रिपल टेंशन की वजह हो सकती है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेगी। बोल ही दिया ना दीदी ने, और हम लोग तो अकेले ही लड़े हैं। 26 तो अभी 1 साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े, हम लोग 24 में अकेले लड़े, हम लोग 19 में अकेले लड़े, हम लोग 14 में अकेले लड़े, हम लोग 16 में अकेले लड़े। और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले ही लड़ेंगे। दिल्ली में अकेले तो केजरीवाल भी लड़े थे, हरियाणा में भी कांग्रेस अकेले ही लड़ी थी, महाराष्ट्र में सब मिलकर लड़े थे, लेकिन कुछ न हो सका। खास बात यह है कि इन तीनों ही राज्यों में आरएसएस की सक्रियता और हिंदू एकजुटता के मंत्र को बीजेपी विजय का बड़ा सूत्र माना गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले संघ ने 1.25 लाख ड्राइंग रूम मीटिंग की थी। हरियाणा में 60,000 से ज्यादा ड्राइंग रूम मीटिंग की गई। दिल्ली में तो संघ ने 2 लाख से ज्यादा ड्राइंग रूम मीटिंग की। और अब बंगाल में भी हजारों कार्यकर्ताओं को माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए ड्राइंग रूम मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो क्या बंगाल में संघ के शंखनाद के बाद 26 की तस्वीर बदलने वाली है? ये सवाल बड़ा है। कोलकाता से पूजा मेहता और दिल्ली से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।